ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है। घटते मतदान के लिए नेता भी जिम्मेदार। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वोट परसेंट घट रहा है, कम लोग वोट डालने जा रहे हैं, उसी की बात हो रही है। इसके कई कारण हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और आप लोग कुछ बताया करिएगा अपनी तरफ से भी। तो आप देखिए, देश में जारी आम चुनाव के दौरान मतदान के घटते रुझान पर व्यापक चिंता व्यक्त की जा रही है। जबकि कई लोकतांत्रिक देशों में कम मतदान एक सामान्य परिघटना मानी जाती है, और पूर्व की तुलना में घटता मतदान सदैव नकारात्मक नहीं बल्कि मिले जुले संकेत भी देता है। इसका सकारात्मक अर्थ इससे भी निकाला जा सकता है कि लोग बहुत क्षुब्ध नहीं है, और सामान्य से अधिक मतदान अक्सर जनाक्रोश से भी उमड़ता है और सत्ता बदल देता है। इसलिए यूरोपीय देशों में सत्ताधारी नेता कम मतदान से नहीं अपितु अधिक मतदान से आशंकित होते हैं, यानी कि घबराते हैं। और इसलिए आप देखेंगे, इसके बावजूद भारत में इस बार मतदान में कुछ मतदाताओं ने यदि उदासीनता दिखाई है, तो यह सत्ताधारियों को हल्की चेतावनी भी हो, और कि वे आत्ममंथन करें, सदैव दूसरों में गलती ना खोजें। कम मतदान के मामले को आप देखते हैं कि कम मतदान के मामले को कभी दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। दलों, उम्मीदवारों की गुणवत्ता उन्हें ही अधिक जिम्मेदार बनाने पर सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखिए, यदि सत्तारूढ़ दल खुद ही 400 पार के दावे कर रहा हो, तो मतदाताओं के एक वर्ग में उनका मत व्यर्थ मानने का भाव आना स्वाभाविक ही है। घर में आग हमेशा दुश्मन नहीं लगाता है, कभी लापरवाही में वह घर के चिराग से भी लगती है। इस बीच मतदान को अनिवार्य करने का विचार भी चर्चा में है, कि यानी कि आपका जो वोट है, वोट डालना अनिवार्य हो जाना चाहिए। यह अनर्गल विचार है। मतदान ना करने का निर्णय भी एक मत है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे देशों में ये है भी कि अनिवार्य है मत डालना, अगर नहीं डालते हैं तो कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे राजनीतिक दल और नेता कितनी भी क्षुद्धता दिखाएं, लेकिन अपने लिए सबसे तालियां चाहते हैं। दलों द्वारा दुष्प्रचार, आडंबर, सौदेबाजी, भ्रष्टाचार, छल प्रपंच, एक दूसरे पर घृणित आरोप आदि के होते उन्हें चुनने के लिए सबसे उत्साहित होने की मांग जबरदस्ती ही है। और सुविख्यात कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का करीब 40 साल पुराना एक कार्टून है। उसमें हमारे विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे को विदेशी एजेंट, बिका हुआ, देशद्रोही, चरित्रहीन, भीतरघाती, लोभी, लपट आदि कह रहे हैं। आज का दृश्य क्या बेहतर है। अभी कुछ लोग अपने दल के नारे और अपनी नीतियों के लिए प्रतिद्वंदी दल को दोष दे रहे हैं। बरसों से हाल यही है कि कुछ नेता सालों साल जैसे चुनावी भाषण ही देते रहते हैं, और सदैव चुनौती, तय सेखी और निंदा से भरी लफाजी। हमारे नेता कभी भी समाज की विभिन्न आवश्यकताओं, समस्याओं या विवादों पर कोई गंभीर विचार विमर्श करते हुए नहीं मिलते हैं। अभी आप देख लीजिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और इसमें शिक्षा का मामला आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें नहीं दिखाई दे रही हैं, पर्यावरण की बातें दिखाई नहीं दे रही हैं, महंगाई की बातें दिखाई नहीं दे रही हैं। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति पाति, संविधान खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, इन्हीं सभी पर चुनाव हो रहा है, और वोट डलेंगे भी इन्हीं पर। मानो जिम्मेदारी लेकर सबको साथ जोड़कर कोई रचनात्मक विमर्श का उनका काम ही नहीं है। उनका काम तो मानो केवल एक दूसरे को नीचा दिखाना, मनमाने वादे करना भर है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर भी कोरी सिद्धांतिक बातें, लच्छेदार वादे या फिर हवा हवाई बातें अब हैं, और अब तो सीधे लालच देकर मतदाताओं के किसी वर्ग को लुभाने जैसे प्रस्ताव भी आने लगे हैं। और देखिए, इसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं, मतदाता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग इन मुद्दों पर वोट भी देते हैं। हम लोग जिस दिन शिक्षा पर बात करेंगे और शिक्षा पर वोट देंगे, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, रोजगार पर, इन मुद्दों पर को वोट देंगे, तो नेताओं की मजबूरी हो जाएगी, वो भी बातें करेंगे। यह भी एक विचित्र दृश्य है कि मूलतः एक जैसी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक और विदेशिक नीतियां रखते हुए भी वे दूसरे की नाहक निंदा करते हैं। जिन नीतियों को स्वयं गलत कहते रहे, स्वयं सत्ता पाने पर वही नीति जमकर चलाते हैं, अथवा ऐसे काम करते हैं या घोषणाएं कर देते हैं जिनका कभी भाषण पत्र में उल्लेख ही नहीं किया गया था। फिर बात बात में श्रेय लेने की लालसा और तरह तरह की
तिकड़ में भिड़ाना और सभी नारे अपनी पार्टी या नेता केंद्रित करना, सार्वजनिक स्थानों पर भी केवल दलीय नेताओं के नाम थोपना, चाहे वे स्थान, तकनीक, व्यापार, साहित्य, कला या फिर खेलकूद से संबंधित क्यों ना हो। राजनीतिक गतिविधियों में नित्य अवसरवादी जोड़ तोड़ गठबंधन करके अपनी पिछली बातों को स्वयं झूठा साबित करते रहना, सालों साल एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर फिर गद्दी के लिए मिल जाना, जिन कामों की एकमात्र जिम्मेदारी उनकी है उनमें उससे मुंह चुराकर दूसरों को ललकारना, दोष देना, उलाहना और फटकारना कि सब काम नेता थोड़ी ही कर सकते हैं, कुछ जनता को भी करना चाहिए। और यह सब एक तरफापन है और जिसमें केवल दलों और नेताओं की सुविधा का ध्यान रखना ही प्राथमिकता होती है। उदाहरण के लिए उम्मीदवार एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं, लेकिन मतदाता केवल एक ही क्षेत्र में मतदान कर सकता है, जबकि किसी नेता द्वारा दो जगह से चुनाव लड़ने में पहले से तय हो जाता है कि एक पूरे क्षेत्र में फिर मतदान भारी समय और धन की बर्बादी हो सकती है। यदि विजयी उम्मीदवार ने उस क्षेत्र से जीतकर वहां से त्यागपत्र दे दिया तो लाखों लोगों का मत बेकार जाएगा, जनता को फिर से उपचुनाव में मतदान करना होगा। जैसे राहुल गांधी अभी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो आप देखिए केरल की वायनाड है, दूसरी रायबरेली है। अब दोनों सीटों से वो जीत जाएंगे तो एक से तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वहां दोबारा चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। मोदी जी भी आप देखते हैं 2014 में लड़े थे ना गुजरात से, और एक आप देखिए उत्तर प्रदेश की बनारस सीट से, उन्होंने बनारस की रख ली थी, गुजरात की सीट छोड़ दी थी। जरूरत चुनाव प्रक्रिया को सरल, सस्ता और जिम्मेदार और गुणवत्ता परवक बनाने की है, तब स्वतः मतदान अधिक सार्थक होगा और उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यह समझना चाहिए कि कम मतदान भी प्रपंची नेताओं, दलों, उम्मीदवारों और उन सबकी बातों के प्रति एक तरह का नकार भाव है। और इसलिए आप देखिए ऐसे राजनीतिक सुधार पर विचार होना चाहिए जिसमें समाज का व्यापक हित हो। सदैव खंडित, स्वार्थी, दलीय, वर्गीय हित के लिए तरह तरह के प्रपंच से इतर हटकर भी विचार करना आवश्यक है। और इसलिए ऐसा चुनाव सुधार श्रेयस्कर होगा जो चुनाव प्रक्रिया में बेहताशा खर्चीलापन रोकने पर ध्यान केंद्रित करे, ताकि हर तरह की योग्य लोगों को प्रोत्साहन मिले और दलीय मनमानियों पर लगाम लगे। चुनाव प्रचार बिल्कुल संक्षिप्त और संयमित किया जाए, और ताकि आप देखते हैं ताकि उनके लिए अधिक धन की जरूरत ही खत्म हो जाए और तमाम आडंबरों पर रोक लगाई जाए। यानी चुनाव को सरल, सहज किंतु गंभीर काम बनाया जाए। चाहे कुछ उत्सव भाव भी रहे, लेकिन महंगे रोड शो जैसे अनावश्यक प्रदर्शन बंद हो। झूठी या निराधार बयानबाजी पर सांकेतिक ही सही किसी दंड या उत्तरदायित्व की पक्की व्यवस्था बने। संसद और विधानसभाओं की कार्यवाहियों में दलबंदी का खुला प्रदर्शन रोका जाए। हर कहीं स्वस्थ गतिविधियां, जिम्मेदार सहयोगी और सकारात्मक बातों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। और उपरोक्त सुधारों पर सभी दलों के गंभीर नेताओं को साथ मिलकर सोचना चाहिए, तब चुनावी प्रक्रिया में लोगों की रुचि बढ़ेगी और लोकतंत्र भी ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा। लेखक राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है शंकर शरण। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? आप जरूर अपनी राय बताया करिएगा, ठीक है। ये आर्थिकी का सहारा बने प्रवासी भारतीय, जो आप देखिए प्रवासी भारतीय यानी कि आप सभी जानते हैं कि दूसरे देशों में रह रहे हैं लोग, उन्हें कहते हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग बताइए। आर्थिकी का सहारा बने प्रवासी भारतीय, तो पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय प्रवासियों द्वारा 2022 में भेजा गया रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा अपने घर भेजा गया धन दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब आप खुद सोच के देखिए कि बाकी लोग दूसरे देशों में रह ही रहे हैं, तो वो वहां कमाएंगे तो भारत तो भेजेंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है। और आप देखिए राशि 111 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंच गई है। और देखा जाए तो यह उपलब्धि प्रवासी भारतीयों के परिश्रम, उनकी दक्षता और उनके मातृभूमि के प्रति स्नेह को भी रेखांकित करती है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि पिछले एक दशक में प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन की मात्रा लगातार बढ़ी है। वर्ष 2010 में आप देखिए भारत में रिमिटेंस के तौर पर 53.48 अरब डॉलर आए थे। यह राशि वर्ष 2015 में बढ़कर 68.19 अरब डॉलर और वर्ष 2020 में बढ़कर 83.15 अरब डॉलर हो गई है। अब भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया
जहां आप देखें प्रवासियों द्वारा एक साल में $100 अरब से अधिक की रकम भेजी गई है। और खास बात यह है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजा गया यह धन वित्त वर्ष 2021-22 में भारत आए कुल $83.57 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी ज्यादा है। भारत के बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय भारत हैं, जिनकी संख्या करीब 1,80,00,000 है। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंख्या का करीब 1.3% है। और सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। पहले जहां भारत से अकुशल श्रमिक कम आय वाले खाड़ी देशों में जाते थे, अब विदेश जाने वाले भारतीयों में कुशल लोगों की संख्या ज्यादा है, जो अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे उच्च आय वाले देशों में जा रहे हैं। ऐसे में अब वे अधिक कमाई करके ज्यादा धन भारत भेज रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋणात्मक विकास दर की स्थिति पहुंच गई थी और दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में धीमापन आने के कारण प्रवासी भारतीयों की आमदनी में भी बड़ी कमी आई थी। और आप देखेंगे कि उन आर्थिक मुश्किलों के बीच आप देखें भी प्रवासी भारतीय देश में रकम भेजते रहे और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला। लेकिन अभी भी विदेश में प्रवासी भारतीयों को आर्थिक और सुरक्षा समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विदेशी कार्यस्थलों पर दुर्व्यवहार और नौकरी के समय जीनोफोबिया यानी नापसंदगी और जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीनोफोबिया एक नई समस्या है और इसके बावजूद प्रवासी भारत का खजाना भर रहे हैं। और इजरायल और हमास के आतंकियों के बीच चल रहे संघर्ष के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया। और इसी तरह वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन में जब भारतीय समुदाय सीधे खतरे में आ गया, तब भी ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया था। इसके बावजूद अभी भारत को अपने लोगों के दुख दर्द को कम करने के में और अधिक सहयोग करना होगा। विदेश में ऐसे भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है जो गलत लोगों या संस्थाओं के हाथ लगकर दुर्दशा के शिकार हो रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न शिकायतों पर संबंधित देशों की सरकारों से दखल देने को कहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अधिक सक्रियता जरूरी है। इस लोकसभा चुनाव के बाद एक स्थिर और मजबूत सरकार केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह आर्थिक मामलों में बड़े और कड़े फैसले ले सके, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है ताकि भारत के विकास में सहयोगी प्रवासियों की चिंताओं को दूर कर उन्हें नई ऊर्जा दे सके। दुनिया के कोने कोने में बसे भारतवंशियों और प्रवासी भारतीयों की राजनीतिक, आर्थिक और कारोबारी क्षेत्रों में बढ़ती पकड़ भारत के तेज विकास के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो गई है। प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि पिछले एक दशक में दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर भारत की सफलता का परचम फहराया है और इससे विश्व में इंडिया फिलांथ्रोपी अलायंस जैसे भारत हितैषी संगठन तेजी से आगे बढ़े हैं। इंडिया स्पोरा, ये आप देखिए, भारत के विकास में अहम योगदान देने के उद्देश्य से 2012 में अमेरिका में स्थापित एक ऐसी गैर लाभकारी संस्था है जो करीब 20 देशों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह संगठन दुनिया भर के विभिन्न देशों के प्रवासी भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायी बन गया है और इसके प्रयासों से भारतवंशियों एवं प्रवासियों का भारत के लिए सहयोग और स्नेह लगातार बढ़ रहा है। पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 सम्मेलन को अभूतपूर्व सफलता दिलाने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका रही है और इसमें आप देखिए कोई दो मत नहीं है कि आज दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत की आवाज सुनी जाती है। कहीं भी संकट आता है, सबसे पहले पहुंचने वाले देशों में भारत का भी नाम होता है। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक ऐसी प्रभावी सरकार का गठन होना चाहिए जो प्रवासियों के साथ स्नेह और सहभागिता जारी रहे। तभी प्रवासी भारतीय अपने ज्ञान एवं कौशल की शक्ति से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की डगर में तेजी से आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सके। लेखक एग्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च इंदौर के निर्देशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी, इनके द्वारा लिखा गया। अब देखिए प्रवासी लोगों की जो भूमिका है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसका योगदान के बारे में बता सकते हैं। उनकी जो आप देखिए समस्याएं हैं उस पर बात कर सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए कहता हूँ ये मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से आपको पॉइंट मिल जाते हैं और किसमें निबंध लिखते हैं उसके लिए पॉइंट मिल जाते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ लेता है और देखिए प्रीलिम्स से पूछ लेगा।
रूस यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, उस समय भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, बताइए। G20 की बात हुई है, ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं। वैसे अब इसे याद देखिए, G21 कहा जाना चाहिए ना। 21 सदस्य हो चुके हैं इसमें। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्यों में आप देखिए, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। ये अच्छाइयों का सागर, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। कितना अच्छा हो अगर चेहरे के साथ भीतर के भाव भी दिखाई देने लगे। अच्छा तो हो, लेकिन उन लोगों के लिए नुकसान होगा जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। दूसरों की आंखों की नमी देख हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन भीतर में व्याप्त अच्छाइयां दिखने लग जाए तो शायद यह विषय अलग ही हो। कहते हैं कि एक सुंदर दिल का होना हजारों सुंदर चेहरों से बेहतर है, लेकिन ऐसा न होने का कारण हमारी अज्ञानता एवं भटकन है। कबीरदास ने शायद आदमी की इसी अज्ञानता पर कहा था कि पानी में मीन प्यासी, मुँह सुन सुन आवे हंसी। कोई वस्तु आपके साथ में हो और आप उसे खोजें, दूसरों से पूछें तो लोग हंसेंगे। कस्तूरी की सुगंध से भ्रमित मृग इधर उधर भागकर उसे ढूंढे तो उसका अज्ञानता पर आदमी हंसता है, लेकिन अपने भीतर समाहित अच्छाइयों के सागर को आदमी यदि बाहर ढूंढता है तो सारे पशु जगत को उस पर हंसना चाहिए। और जब हम अपने भीतर देखने की कला में निष्णात हो जाते हैं तो हमारे जीवन का एक नया आयाम सामने आता है। लेकिन भीतर से अनजान आदमी ज्यादातर बाहर को ही देखता है, अपने भीतर देखने की उसकी कोई रुचि ही नहीं है। और भीतर देखने की रुचि लाखों में किसी एक की जागती है। और यह भी सच है कि भीतर जिसने एक बार भी देख लिया, बाहर का सारा आकर्षण उसके लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर की दुनिया में रहने की उसकी आदत छूट जाएगी। फिर ऐसे लोग अधिकांश समय समाधि की अवस्था में ही रहना पसंद करेंगे। बाहरी दुनिया में रहने की से बुराइयां प्रबल बनती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, घृणा के भाव आते हैं। खुद को भूल दूसरों को देखने से हीन भावना और अह भावना जागती है। जब हम भीतर देखते हैं तो केवल स्व दिखाई देता है, कोई पर दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोगों का जीना सार्थक होता है। आप कितने साल जिए यह अहम नहीं है, बल्कि इन वर्षों में आपने कितनी जिंदगी जी है यह मायने रखता है। जानलेवा लापरवाही। मुंबई के घाटकों पर इलाके में एक विशाल का होर्डिंग गिरने से आप देखिए 14 लोगों की मौत और 70 से अधिक लोग घायल हो जाने का हादसा कम हद दर्जे की लापरवाही और अनदेखी का दुष्परिणाम अधिक है। और इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि इतने बड़ी होर्डिंग अवैध रूप से लगा दी गई और किसी ने उसकी सुध भी नहीं ली। और जब मुंबई शरीकी महानगर में नियमों की ऐसी घोर अनदेखी हो सकती है तो इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि देश के अन्य शहरों में क्या होता होगा। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद अब राज्य सरकार से लेकर उसकी सभी एजेंसियां चेतने का दिखावा कर रही हैं। पैसे न्याय की आखिर उन्होंने उस समय ध्यान क्यों नहीं दिया जब यह अवैध काम हो रहा था। निसंदेह ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी होर्डिंग चोरी से लगा दी गई हो या फिर वह किसी की निगाह में ना आई हो। इस होर्डिंग की चर्चा सारे शहर में थी क्योंकि उसे सबसे बड़ी होर्डिंग का खिताब भी मिला था। क्या संबंधित अधिकारी इस चर्चा से अनजान थे? स्पष्ट है कि यह काम अधिकारियों की मिलीभगत से और कुछ ले देकर हुआ होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है कि होर्डिंग लगवाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि आवश्यक यह है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी थी इस तरह का कोई अवैध काम न होने दिया जाए। बात केवल मुंबई की ही नहीं है, देश का शायद ही ऐसा शहर हो जहां बेतरतीब तरीके से अवैध होर्डिंग ना लगती हो और आंधी बारिश में बेजानलेवा ना साबित होती हो। और इसी तरह बात केवल अवैध होर्डिंग की ही नहीं है, हमारे सारे शहर अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, अवैध कॉलोनियां, अवैध कब्जों से दो चार है। वास्तव में इसी कारण हमारे शहर रहने लायक नहीं रह गए, बेतरतीब विकास का पर्याय बन गए हैं, बेधूल, गंदगी और जाम के साथ प्रदूषण से ग्रस्त रहने लगे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं नगर निकाय और वे विभाग जिन पर शहरों को संवारने और सुविधाजनक बनाने का दायित्व है। नगर निकाय भ्रष्टाचार और सस्ती राजनीति का अखाड़ा बन गए हैं। समस्या यह है कि राज्य सरकारें भी उनके कामकाज को नियंत्रित करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं करते हैं। चूंकि नगर निकायों के अधिकारी कर्मचारी वसूली करके हर तरह का अवैध कार्य
होने देते हैं। इसलिए लोग भी नियम विरुद्ध काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मुंबई में इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि समय बीतने के साथ सब कुछ भुला दिया जाता है, लीपापोती कर दी जाती है। जब होता है इस तरह का हादसा तो बड़ी रोया जाता है, चिल्लाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर भुला दिया जाता है। राहत का रोड मैप तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सड़क हादसों में मृत्यु के मामले में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। मौतों का आंकड़ा कम किया जा सकता है अगर राज्य में ट्रामा केयर की पर्याप्त व्यवस्था होती है, और इस दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। हादसे के बाद का कुछ समय काफी महत्वपूर्ण होता है। चिकित्सक बताते हैं कि अगर दुर्घटना के तत्काल बाद राहत मिल जाए तो कई घायलों को मौत के मुंह से निकाला जा सकता है। ट्रामा सेंटर का रोल यहाँ अहम है, लेकिन इसकी कमी घातक साबित हो रही है। एनएच किनारे तो ट्रामा सेंटर है ही नहीं, जबकि यहाँ सर्वाधिक हादसे होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से घायलों को अस्पताल में उपचार में ले जाने में समय लगता है, और इस कीमती वक्त के बर्बाद होने से कई लोग इलाज से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी को राज्य की ओर से भरोसा दिलाया गया कि ट्रामा केयर निर्माण की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं, और उम्मीद है कि प्रयास शीघ्र जमीन पर उतरेंगे। इस पर भरोसा किया भी जाना चाहिए। सड़क हादसों में नुकसान को कम करने में एम्बुलेंस मैपिंग की व्यवस्था हो और संवेदनशील स्थलों पर इनकी तैनाती राज्य में काफी बेहतर काम हुआ है। इससे इतर गुड सैमरिटन का प्रचार प्रसार भी तेज किया जाने की जरूरत है। दरअसल हादसे के बाद कई लोग घायलों की मदद को बस इसलिए सामने नहीं आते कि उन्हें कानूनी पचड़े में फंसने का भय सताता है। गुड सैमरिटन के तहत यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति घायल की मदद करता है तो पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं करेगा और उसे सम्मानित करने का भी प्रावधान करेगा। लेकिन हकीकत है कि अब भी लोगों की भ्रांतियां दूर नहीं हुई हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं ना कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। समझ रहे आप लोग। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात होती है ना। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए बिहार की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा एक राज्य है बिहार। पटना उसकी राजधानी देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उच्च तापमान का बढ़ता रिकॉर्ड देख रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर देखने को मिल रहा है। यूरोप की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस संस्था के अनुसार 2023 को अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, और जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का औसत तापमान उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर है। महीने दर महीने साल दर साल तापमान के रिकॉर्ड ध्वस्त होते जा रहे हैं। यह चिंताजनक है क्योंकि उच्च तापमान का पारिस्थितिकी तंत्र और मानव समाज पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यही आप लोगों को पॉइंट वहां शामिल कर देना है। जब आप लोगों को उच्च तापमान के नुकसान बताना है ना, तो यही लिख देना है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के साथ दुनिया भर में बढ़ता तापमान कई अनुषंगी पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म देता है। जैसे आप देखिए सूखा, बाढ़, दावानल इसके प्रमुख रूप हैं। उच्च तापमान के कारण बाष्पीकरण की दर में वृद्धि से मिट्टी की नमी कम होने लगती है, जिससे कई क्षेत्र में सूखे का सामना करते हैं। सूखे के कारण फसलों की पैदावार में कमी आती है, और इससे मानव समाज के समक्ष खाद्य असुरक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन का खतरा मंडराने लगता है। वहीं जलाशयों में पानी का भंडारण कम होने, भूजल का स्तर गिरने से एक बड़ी आबादी को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। बढ़ता वैश्विक तापमान बाढ़ को भी आमंत्रित करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा अधिक नमी अवशोषित करती है, जिससे अत्यधिक वर्षा होती है और कई हिस्से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। वायु में नमी का अधिभार तूफान को अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। वहीं उच्च तापमान का जंगल की आग को फैलने में सहायक होता है, क्योंकि ईंधन कम तापमान की तुलना में उच्च तापमान में अधिक आसानी से जलते हैं। उच्च तापमान जंगल की आर्द्रता को अवशोषित करते हैं, जिससे हरियाली सूखती है और दावा नल की चपेट में आसानी से आ जाती है। गर्मी का मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1998 से 2017 तक लू के कारण 1,66,000 से अधिक लोग मारे गए। वहीं 2000 से 2016 के बीच लू की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में लगभग 1.25 अरब की वृद्धि दर्ज की गई है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। जाहिर की मौसम संबंधी मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण चरम तापमान भी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल देश में अप्रैल और जून के महीने में भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक के कारण लगभग 110 मौतें हुई। वहीं 2021 में हीट स्ट्रोक से 374 लोगों की जान गई थी। उच्च गर्मी से बचने के लिए एक और जहां सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं पौधारोपण, प्लास्टिक के प्रयोग में कमी, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, अक्षय ऊर्जा के स्रोतों को अपनाने जैसे कार्य भी जारी रखें।
रखने होंगे। प्रकृति को संरक्षित करने का कार्य हर एक स्तर पर जारी रखने होंगे, तभी जाकर इस धरा को मानव जीवन के अनुकूल बनाया जा सकता है। अब आप लोग कहते हैं ना कि एडिटोरियल का फायदा क्या होता है पढ़ने का, यही फायदा होता है। देखिए, उच्च तापमान के आपको नुकसान बताए जा रहे हैं, जो आप देखिए प्रभाव पड़ेंगे, फिर आपको लास्ट में उनमें क्या इसे सही करने के कुछ उपाय बता दिए गए आपको। यही आंसर राइटिंग में, निबंध में आपको उपयोग करना होता है। थोड़ा जागरूक बना करिएगा, समझा करिएगा। ये आप देखिए कॉलम रहते हैं, पढ़ सकते हैं, इन्हें पढ़ना हो। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। विकसित भारत के लिए निर्णायक युवा शक्ति। और देखिए, मैं हमेशा कहता भी हूं एक बात कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है, विकसित बनना है, तो महिलाओं को और युवाओं को नहीं भुलाया जा सकता है, उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। तो आप देखें कि श्रम आयु की दृष्टि से वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की स्थिति में दिखता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निकाला जा रहा है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि गहराई में जाने पर हमें यह दिखाई पड़ता है कि आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए भारत के पास 3-4 दशक का समय नहीं है। और सत्य यह है कि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जो भी कार्य करना है, उसके लिए देश के पास मात्र अगले 10 वर्ष हैं। अन्यथा भारत सदा के लिए एक न्यूनतम आय समूह वाला देश बनकर रह जाएगा। विश्व के सबसे युवा देश अथवा जनसांख्यिकीय लाभांश जैसे विषयों के बीच भारत के मीडियन आयु का विषय एक ऐसे सतर्कता बिंदु के रोम में है, और रोम में है, जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत की प्रतिस्पर्धा दुनिया के किसी अन्य देश से ना होकर समय से है। और मीडियन एज क्यों चिंताजनक है? तो आप देखिए कि औसत आयु से इतर मीडियन आयु वह आयु है जो किसी समूह के आयु वर्ग के 50% का विभाजन करता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट के अनुसार आज भारत 28.2 वर्ष के मीडियन आयु पर बैठा दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसका अर्थ है कि भारत की आधी जनसंख्या 28.2 वर्ष से बड़ी है तथा आधी 28.2 वर्ष से छोटी है। आज का भारत 2036 तक 38.2 वर्ष के मीडियन आयु तक पहुंच जाएगा, जो एक कम सरमायु की स्थिति होगी। यद्यपि भारत अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन से 10 साल युवा है। वर्ष 2011 में 24 वर्ष से आयु के लोगों की भारत की जनसंख्या में आप देखिए 50% हिस्सेदारी थी, जो 2036 तक आप देखिए 34.7% रह जाएगी। और इन्हीं वर्षों के दौरान बुजुर्गों का प्रतिशत भी 8.4% से बढ़कर 15% हो जाएगा। अब जो युवा हैं वो बूढ़े तो भी होंगे ना। और जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, वहाँ के समाज में शिक्षा, परिवार नियोजन की जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार में बढ़ोतरी देखी जाती है, और इससे जन्म दर में गिरावट होने लगती है। भारत भी ऐसा ही पैटर्न देखता है। और वर्ष 1970 में भारत की जन्म दर 5.8 थी, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन इतने बच्चे पैदा कर रही थी। लेकिन यदि हम वर्तमान में की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देखें, तो वर्तमान में भारत की जन्म दर लगभग 2 है। इसका अर्थ है कि भारत की जनसंख्या अब स्थिरता पर आ चुकी है। और संपूर्ण आयु एवं श्रम आयु का विज्ञान, तो हम सभी के दिमाग में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जब श्रम आयु 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की मानी जाती है, तो 38.5 वर्ष की आयु चिंताजनक क्यों है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत में 65 वर्ष के लोगों की जनसंख्या संपूर्ण आबादी की 7% है, और जिसके 2050 तक 20% तक पहुंचने का अनुमान है। जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो वह देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं दे रहा होता है। 25 वर्ष की आयु तक वह शिक्षा प्राप्त करता है। इस आयु तक कोई व्यक्ति देश के संसाधनों का प्रयोग करता है। 25 वर्ष से 30 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति अपना श्रम आधारित योगदान देकर कमाना प्रारंभ करता है, और 35 वर्ष तक कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में वृद्धि की तरफ झुकाव रखता है, यानी रिस्क लेकर अधिक से अधिक परिश्रम करने के साथ अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करता है। 35 से 40 वर्ष के बीच व्यक्ति अपनी नौकरी व्यवसाय में श्रम की चरम पर होता है। पहले की समय में लिए गए रिस्क और अधिक से अधिक किए गए परिश्रम से अब वह इस दौर में अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। 40 से 60 वर्ष का समय वह है जब कम रिस्क लेते हुए वह अपने परिवार, स्थायित्व तथा बचत
की तरफ अधिक ध्यान देता है। अधिकतर लोग इस आय वर्ग में अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं और 60 वर्ष के बाद व्यक्ति सेवा मुक्त जीवन जीना चाहता है। पारिवारिक एवं चिकित्सक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और इस तरह से देश की श्रम शक्ति में उसका योगदान शून्य हो जाएगा। उम्रदराज जनसंख्या एवं समाधान। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि घटती हुई जनसंख्या वाले आर्थिक महाशक्तियों को भी अपनी बूढ़ी होती जनसंख्या का नुकसान उठाना पड़ता है होगा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन जैसा देश भी आने वाले समय में अपनी बढ़ते होती जनसंख्या का खामियाजा भुगतने को तैयार है। चूंकि भारत का एक विकासशील देश है, इसलिए नीति निर्माताओं तथा अर्थशास्त्रियों के भीतर यह डर बना रहता है कि कहीं भारत आर्थिक रूप से स्वावलंबी और विकसित बनने से पहले ही बुजुर्ग ना हो जाए और इस प्रकार से देश एक औसत अर्थव्यवस्था का देश बनकर रह जाएगा। किसी भी कीमत पर भारत को समृद्धशाली होने से पहले बूढ़ा नहीं होना, क्योंकि ये बूढ़े आगे चलकर, अभी जो युवा हैं उनका फायदा उठा लीजिए देश के योगदान में, वरना यही आगे चलकर बोझ भी बनेंगे। इसके लिए आवश्यक कि अगले एक दशक तक देश अपना सर्वोत्कृष्ट नीति निर्माण करते हुए अपना विकास सुनिश्चित करे। अगले एक दशक तक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपने युवाओं को रोजगार तथा कौशल विकास का उपयुक्त अवसर सुनिश्चित करते हुए उनके श्रम शक्ति की पूरी तरह से देश की आर्थिक प्रगति में समायोजित करे। एक बात आप खुद सोच के देखिए, सरकार कहती है कि नेता कहते हैं कि 80 से 85 करोड़ लोगों को वो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। अगर आप सोचिए यही लोग, अगर इनमें से 20 करोड़ लोग भी, 25 करोड़, 30 करोड़ लोग भी पढ़े लिखे होते, कुछ काम धंधा कर रहे होते, नौकरी कर रहे होते, तो अपनी स्थिति मजबूत रखे होते हैं अपने परिवार की, और देश के विकास में भी योगदान दे रहे होते हैं टैक्स के रूप में। जनसांख्यिकीय प्रबंधन एवं समाधान, और आपको इतना फ्री में देने की जरूरत भी ना पड़ती। देश में नीति निर्माताओं को प्राथमिक उद्योगों के साथ साथ युवाओं को द्वितीयक तृतीयक सेक्टर में जाने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के युवाओं को केवल कार बनाने वाली कंपनियों में न भेजकर उनके सहयोगी उद्यमों में भी भेजे जाने हेतु तैयार किया जाना चाहिए। और इसके लिए इन द्वितीयक उद्योगों में जरूरी मानक एवं नियामक सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही युवाओं को सभी आर्थिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन करते हुए सभी क्षेत्रों में समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में बेरोजगारी का एक कारण यह भी है कि सभी युवा आईटी या कंप्यूटर उद्योग की तरफ ही जाना चाहते हैं। नीति निर्माताओं को दूरदर्शी नीतियों, सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ साथ युवाओं के रोजगार तथा कल्याण के लिए चल रही तमाम परियोजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में केंद्र में आने वाली किसी भी सरकार की नीतियों पर यह निर्भर करेगा कि अगले 10 वर्ष में जो भारत के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं उसे कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। और इन्हीं 10 वर्षों में तैयार होने वाला श्रम बल पारंपरिक श्रम शक्ति की परिभाषा के अनुसार अपने 64 वर्ष की आयु तक देश के विकास और अर्थव्यवस्था को गति देता रहेगा। केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का पड़ रहा प्रभाव, तो आप देखिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के बीच के लोग युवा माने जाते हैं। श्रम आधारित व्यवस्था में यही वह आयु है जो अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करता है, जिससे देश की दशा और दिशा निर्धारित होती है। इसी आयु वर्ग में अधिक से अधिक कौशल विकास तथा शिक्षा की प्राप्ति कर युवा विकास की गति को देखते हुए अपने करियर का चयन करते हैं। और यही वह आयु वर्ग है जब हम पारिवारिक जिम्मेदारियां वहन नहीं करते हैं। देश में हो रहे किसी बदलाव या फिर उन्नति कारण में यही आयु वर्ग सबसे पहले परिवर्तनों को स्वीकार करता है, चाहे आईटी को नई तकनीक के रूप में स्वीकार करना हो या फिर स्वरोजगार एवं उद्यमिता का नया स्टार्टअप कल्चर हो। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत इन्हीं युवाओं के दम पर आप देखिए वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा कायम कर सका। और सांख्यिकी एवं परियोजना कार्यान्वयन मंत्रालय की यूथ वन इन इंडिया 2022 रिपोर्ट पर नजर डालें तो 29 साल तथा इससे काम के युवाओं का संपूर्ण जनसंख्या में हिस्सेदारी 2036 तक गिरकर 42.9% तक रह जाएगा। और साथ ही इस समय में गिरती हुई जनसंख्या के कारण 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में आप देखिए बच्चों की संख्या में खासी कमी आ जाएगी। 2036 तक 14 साल की आयु वर्ग का संपूर्ण जनसंख्या में अनुपात 20% रह जाएगा और 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग का संपूर्ण जनसंख्या में अनुपात 22.7% रह जाएगा। इसका सीधा अर्थ है कि भारत की श्रम शक्ति में युवाओं की सहभागिता में कमी आएगी। और ऐसे में सवाल के लिए यही स्वर्णिम समय है कि हम अपने युवाओं की ऊर्जा का लाभ लेकर देश को विकसित बना लें। यदि हम ऐसा कर पाने में सफल हुए
तभी अपनी श्रम शक्ति तथा जनसंख्या लाभांश का समुचित लाभ उठा पाएंगे। और पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भारत से अधिक युवा देश हैं, परंतु केवल युवा होना ही आर्थिक महाशक्ति बनने की गारंटी नहीं है। अब तो इन युवाओं को बेहतर कौशल विकास के माध्यम से तैयार होते हुए आर्थिक समृद्धि का अंग बनाना आर्थिक अधिक आवश्यक है। सरकारों को स्वास्थ्य, रोजगार परक ट्रेनिंग, विकास परक शिक्षा तथा कौशल विकास के साथ साथ रोजगार के विविध अवसरों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का महत्व जान पड़ता है। आने वाले समय में भारत को यदि अपनी मांग आधारित तथा उपभोग आधारित विकास प्रक्रिया को आत्मनिर्भर बनाना है तो आने वाले समय में अपनी जनसंख्या की क्रय शक्ति को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछली शताब्दी के अंतिम दौर में नजर डालें तो दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे आर्थिक शक्तियों का सृजन उनकी जनसांख्यिकीय लाभांश के आधार पर ही संभव हुआ है। चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति का उद्भव भी उसकी प्रभावी जनसांख्यिकीय प्रबंधन से ही संभव हुआ है। भारत का विकास भी इसी लाभांश के आधार पर होगा। देखिए, हर देश ने युवाओं का जो युवा जनसंख्या रही है उसका फायदा उठाया है, भारत भी उठा लेगा तो भारत भी उसका विकसित बनने की ओर बढ़ेगा, महाशक्ति बनने की ओर। नत्थू खड़ा बाजार में, चलिए तंज कसा जाता है। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को लुभाते राजनीतिक दल। आजकल देख रहे हैं इंटरनेट पर, आप देख रहे हैं जो लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है। जो बड़े बड़े आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम जिनके फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, तो देश में अब में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग सभी राजनीतिक दल इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को लुभाने में लगे हैं। इस मायने में यह चुनाव अनूठा है जहां पहली बार वोट पाने के लिए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी सहारा लिया जा रहा है। 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा समय भी आएगा जब आप कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करते हैं और पैसे भी कमाएंगे। बात चाहे यात्राओं की हो या फिर खान पान की या फिर फैशन की। बड़ी कंपनियां ऐसे लोगों को जो इंटरनेट पर ज़्यादा फॉलोवर्स रखते हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए पैसे दे रही हैं। और इंटरनेट की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी गतिशीलता, जिसमें नया बहुत जल्द पुराना हो जाता है, नई संभावनाओं के द्वार खोल जाते हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म नित्य नए रूप बदल रहे हैं, उसमें नए नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। इस सारी कवायद का मतलब श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े रखना है। इसका बड़ा कारण है इंटरनेट द्वारा पैदा हो रही आय भी है। मूल्यांकन सलाहकार फर्म क्रॉल की एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार 1 साल में भारतीय ब्रांड ने अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर खर्च दुगना कर दिया है। पिछले 1 साल में 1/3 भारतीय ब्रांड ने इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर पर अपना खर्च दुगना कर दिया है। कोरोना महामारी में बड़ी मात्रा में डिजिटलीकरण को प्रेरित किया है। भारत में इंटरनेट मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स इंडस्ट्री 25% की तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2025 तक इसके $290 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। इंटरनेट मीडिया पर पकड़ बनाने की कवायद। आज के दौर में लगभग सभी नेता यह समझ चुके हैं कि चुनाव में इंटरनेट मीडिया से दूर रहने की दशा में वे चुनाव मैदान से बाहर हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में 1 अरब से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन है, उतने ही लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पिछले 1 दशक में इंटरनेट सस्ता भी हुआ है, जिससे ग्रामीण और दूर दराज के आम लोगों की उस तक पहुंच बढ़ी है। और इसका केवल स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होने से प्रत्याशियों का खर्च भी कम हो जाता है। और एक समय इंटरनेट मीडिया पर प्रचार के लिए सबसे पसंदीदा मंच रहा फेसबुक। अब राजनीतिक पेज पर विज्ञापनों संबंधी कई पाबंदियों के कारण राजनीतिक दलों का पसंदीदा माध्यम नहीं रहा। राजनीतिक दल ऐसे इंटरनेट मीडिया मंच को पसंद करते हैं जहां उन्हें बगैर ज्यादा पाबंदियों की और बड़े उपयोगकर्ता आधार के साथ तेजी से जनता से जोड़ने में मदद करते हैं। इंस्टाग्राम, एक्स जैसे कई अन्य मंच जो जनता के एक खास वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनके अलग अलग प्रारूप हैं। पिछले कुछ माह में कई नेता युवा दर्शकों से जुड़ने के लिए मशहूर इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंस के यूट्यूब चैनलों पर दिखाई दिए। और एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने पॉडकास्टर को भी अपना साक्षात्कार दिया है यूट्यूबरों को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पॉडकास्ट का उपयोग कर चुके हैं। और वस्तुतः लोकतंत्र में राजनीति का कामकाज सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर होता है। डिजिटल तकनीक के आगमन के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की संरचना में भी बदलाव आया है। राजनीतिक कार्यप्रणाली की मुख्य उद्देश्य जनता के बीच संचार और विचारों को प्रसारित करना है। इंटरनेट मीडिया डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जिससे राजनीतिक दल अपने संदेशों को पहुंचाते हैं और जनता के समर्थन को जुटाते हैं। यह रणनीति भारत में राजनीतिक संचार के परिदृश्य को बदल रही है और जहां डिजिटल आउटरीच रणनीतियों
पारंपरिक तरीकों को पूरक या फिर प्रतिस्थापित कर रही हैं। इस रणनीति के तहत आप देखिए राजनीतिक दल इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ सहयोग करके अपने संदेश को बढ़ाते हैं और इससे उन्हें अपना दृश्यता बढ़ाने और युवा जनसांख्यिकी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। यह तरीका न केवल जनता के साथ संवाद को सुगम बनाता है बल्कि उन्हें राजनीतिक दलों के साथ संवाद करने और अपनी राय व्यक्त करने का मंच भी प्रदान करता है। यह रणनीति नए रूप से जनता को शासन के निर्णयों और कार्यक्रमों के प्रति सक्रिय बनाती है, जिससे लोकतंत्र की स्थिरता और निष्पक्षता में सुधार होता है। तस्वीर का पक्ष यह भी है कि कई बार ये इन्फ्लुएंसर किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति किसी नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण ना जुड़कर किसी वित्तीय या अन्य लाभ के कारण जुड़ते हैं, जो किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पूंजी और लाभ में व्यापक वृद्धि। तो पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1951 में इस क्षेत्र में मात्र चुनिंदा उद्यम थे। वर्ष 1950-60 के दौरान सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना शुरू हुई, जो देश के आर्थिक विकास की आधारशिला बनी। लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम, माइनिंग और मेटलर्जी, रक्षा संयंत्र और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में रखा गया। निजी क्षेत्र इन उद्योगों में रुचि नहीं ले रहा था क्योंकि इनका जिस्टेशन पीरियड लंबा था। कम समय में बड़ी पूंजी पर मुनाफा संभव नहीं था। अधिकांश निजी उद्योग उपभोक्ता पदार्थों पर घरेलू उपयोग के इलेक्ट्रिकल सामान और मशीनरी, पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट आदि क्षेत्रों तक सीमित रहे। पिछली सदी के 90 दशक में इस स्थिति में बदलाव हुआ और अब निजीकरण की तीव्र प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आर्थिक उदारीकरण की नीति ने इस प्रक्रिया में तेजी आई और निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे के बहुत से उद्यमों में आने लगी। आज़ादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत भारी उद्योगों को एकाधिकार में रखने का प्रमुख उद्देश्य विकास की नींव मजबूत करना और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाना था। कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्ति पर लाभ और कल्याण योजनाएं निजी क्षेत्र से अच्छे थे, परंतु उच्च पदों पर आसीन प्रबंधकों के वेतनमान निजी क्षेत्र से कम थे, जिस कारण बड़े अधिकारियों का निजी क्षेत्र में पलायन होता रहा और अधिकांश सरकारी उद्यम वर्षों घाटे में चलते रहे। मंत्रालयों व अधिकारियों द्वारा इन उद्यमों के कार्यों में हस्तक्षेप, बड़े पदों पर नियुक्ति में अनियमितताएं, स्वायत्तता और प्रोफेशनलिज्म का अभाव, उद्योगों को सरकारी विभाग की तरह चलने का प्रयास, उत्पादन लागत एवं गुणवत्ता पर कम ध्यान, फिजूल खर्ची अधिक होना अधिकांश कंपनियों के घाटे में जाने के प्रमुख कारण थे। जिन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार था, जैसे पेट्रोलियम, ऊर्जा, माइनिंग कंपनियां आदि, वे अच्छा मुनाफा कमाती रहीं और सरकार को खूब आप देखते हैं लाभांश देती रहीं, किंतु बड़ी संख्या में कंपनियां घाटे में चल रही थीं। कुछ तो अपनी पूरी पूंजी गवाकर सरकारी अनुदान पर जीवित रही हैं। पिछले दशक में आया बदलाव। तो पिछले एक दशक के दौरान इस स्थिति में बदलाव आया है। उनके लाभ में 87% तक की वृद्धि हुई है। शुद्ध लाभ 2014 के 1.29 लाख करोड़ से बढ़कर 2023 में आप देखते हैं कि 2.41 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, और जो इस बात की पुष्टि करता है कि इन उद्योगों की प्रबंध व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, जिससे कंपनियों के काम में सरकारी तंत्र को हस्तक्षेप कम हुआ है। इस बीच मार्केट से पूंजी निवेश में वृद्धि 225% बढ़ी है। देश के 254 सार्वजनिक उद्योगों में से 81 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इनमें से कई निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही हैं। उत्पादन के आधार पर आप देखते हैं बोनस, पूंजी प्रबंधन की गाइडलाइन और कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देने की सरकारी नीति से स्थिति में और सुधार हुआ है। मार्च 2023 तक केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगों में आप देखिए बाजार पूंजी 17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, और साथ ही आप देखिए 12 बड़ी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2021 के 5.4 लाख करोड़ से बढ़कर आप देखिए 2024 में 6.12 लाख करोड़ रुपए हो गया। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों के कायाकलाप सराहनीय रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसके ऊपर कुछ वर्षों पूर्व उंगली उठती रही है, अब स्टार परफॉर्मर है। पिछले 4 वर्षों में इसका मार्केट कीमत 1370% बढ़ गया। 2020 के 17,398 करोड़ से बढ़कर 2024 में 2.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है।
बैंकिंग क्षेत्र में आप देखते हैं सुधार। तो सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेवेन्यू 2023 में 37.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विश्व के 200 सबसे बड़े बैंकों में इसकी गिनती होती है। सरकारी बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। समाज का जो वर्ग पहले बैंकों के दरवाजे पर जाने से डरता था, आज सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहा है। कंपनियों के आकार, व्यवसाय के क्षेत्र, पूंजी निवेश, उत्पादन, रेवेन्यू आदि की वरीयता के आधार पर बड़े सरकारी उद्योगों को 3 श्रेणियों में रखा गया: महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न की अधिकांश कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं। नवरत्न कंपनियां उस स्तर पर जाने की क्षमता बढ़ा रही हैं। उपलब्धियों के अनुरूप सरकार इन कंपनियों को सम्मानित करती है और जिससे प्रबंधकों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र ही की प्रबंध व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और उसका विस्तार होना चाहिए। स्टेट बैंक की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में। तो ये आप देखिए कि आपका दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है। कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है कभी कभी, तो देखा जरूर करा करिएगा आप लोग। और जो नहीं देखना है तो आपके हाथ में रहता है, आप लोग बढ़ा सकते हैं। ये आप देखिए जनसत्ता का एक आर्टिकल अच्छा लगा मुझे, खारे पानी को मीठा बनाने की राय, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो आप देखेंगे भारत सहित दुनिया के कई इलाकों में पेयजल का भयानक संकट पैदा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन को दुनिया का पहला जलविहीन शहर घोषित किया गया है। हमारे अब बेंगलोर में देखिए क्या हालत रहा है। मुख्यमंत्री निवास भी पानी की किल्लत में जूझा। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि 2025 तक दुनिया के करीब 1.20 अरब लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिए। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अब यह संकट हमारे सामने है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ जिलों में पेयजल का सदा संकट रहता है। शिमला और तमिलनाडु के चेन्नई और दक्षिण पूर्व में स्थित रामनाथपुरम जिला भूजल स्रोतों की किल्लत के कारण चर्चा में रहता है, मगर बीते साल से यहाँ 20,000 लीटर पेयजल प्रतिदिन संशोधित किया जा रहा है। इसके लिए सोलर थर्मल अस्मोसिस वाटर डिस्ट्रायलाइजेशन सिस्टम एफओ की स्थापना की गई। इस तकनीक को आईआईटी मद्रास और इंपीरियल के जीडीएमजी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इस तकनीक को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भी सहायता प्रदान की। भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर ली है। इस संयंत्र को लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा रहा है। संयंत्र की क्षमता हर दिन 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी बनाने की है। देश के तटीय इलाकों के साथ साथ समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्रों में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यह पीने योग्य नहीं है क्योंकि समुद्र का पानी अक्सर खारा और अन्य खनिजों से भरपूर होता है। हमारे सामने चुनौती है कि इस खारे पानी को बड़े पैमाने पर पीने योग्य कैसे बनाएं। इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जिन्होंने समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने में महारत हासिल की है। देखिए जिन क्षेत्रों में काफ़ी पानी है वहाँ के लोग पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं, बाद में उन्हें भी समझ में आएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की मदद से आईआईटी मद्रास के विज्ञानियों ने समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी में बदलने के साधन खोजने के लिए शोध किए हैं जो पीने, खाना पकाने और अन्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकता है। समुद्र के खारे पानी को LTTD तकनीक के जरिए पीने लायक बनाया जाता है। इस तकनीक में प्राकृतिक तरीके से समुद्र के पानी को गर्म कर खारेपन को अलग किया जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो खारे पानी से खनिज घटकों को हटा देती है। LTTD तकनीक को लक्षद्वीप के लिए उपयुक्त पाया गया है, जहां समुद्र की सतह के पानी और गहरे समुद्र के पानी के बीच लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का जरूरी तापमान का अंतर है, जो लक्षद्वीप के तटों के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। इजराइल ने यह तकनीक भारत को दी थी। सन 2018 में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने गुजरात में मोबाइल वाटर डिसैलिनेशन जीप उपहार के तौर पर भारत को दिया था। यह जीप खारे पानी को मीठा बनाती है। एक दिन में यह मोबाइल संयंत्र जीप 20,000 लीटर समुद्र के पानी को साफ कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसमें 80,000 लीटर से ज़्यादा काले, मटमैले और गंदे पानी को पीने लायक बनाने की क्षमता है। और मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के लगभग सभी बड़े शहरों में जलापूर्ति के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां, झीलें, झरने, तालाब आदि प्रभावित हुए हैं। सभी को शुद्ध पेयजल पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया और ऐसे में कई देश समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने पर काम कर रहे हैं।
और वैसे तो पानी का संकट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में सदैव रहता है, पर तमिलनाडु के चेन्नई में समस्या इतनी विकट हो चुकी कि समुद्र का पानी डिसैलिनेशन कर पेयजल के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वहां के समुद्र तट पर 2 विलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन संयंत्र काम कर रहे हैं। दोनों की क्षमता आप देखिए 100 MLD है। ऐसे 2 और संयंत्र 150 MLD और 400 MLD क्षमता वाले पर काम चल रहा है, जो अगले 3 वर्षों में 550 MLD समुद्र पानी का डिसैलिनेशन करने में सक्षम होंगे। इन संयंत्रों में 2 तरह की तकनीक का प्रयोग होता है, पारंपरिक वैक्यूम डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। चेन्नई के दोनों संयंत्रों RO तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार के संयंत्रों से समुद्री पानी को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा की अधिक खपत होती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन तकनीक में एक घन मीटर समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए 3 किलोवाट ऊर्जा की खपत प्रति घंटे होती है। तो RO तकनीक में यह खपत 2 किलोवाट होती है। इन विधियों से खारे पानी को मीठा पानी में बदलने के लिए एक तो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, और बावजूद इसके पानी में से नमक की मात्रा पूरी तरह निकल नहीं पाती। इस अतिरिक्त नमक को हटाने के लिए दोबारा वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है, और इस कारण समय ऊर्जा दोनों की अधिक खर्च होता है। और RO पानी को शुद्ध करने वाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें दबाव डालकर पानी साफ किया जाता है, और इस तकनीक का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां पानी में TDS 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होता है, यानी पानी खारा होता है। नलकूप के पानी या समुद्र तटीय इलाकों में यह तकनीक उपयोगी है। RO के पानी में कोई भी अशुद्धि नहीं होती, बैक्टीरिया और विषाणु भी दूर हो जाते हैं, क्लोरीन और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में बिजली की खपत अधिक होती है। यह नल के पानी के सामान्य से अधिक दबाव में काम करता है। RO से बाहर निकले पानी वाले पानी के रूप में औसतन 30 से 40% पानी बर्बाद होता है। इस खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने डिसैलिनेशन प्रक्रिया के लिए कम तापमान वाली थर्मल विलवणीकरण किया है। इस प्रक्रिया के तहत 2 अलग-अलग जल स्रोतों के बीच तापमान के उतार चढ़ाव से पहले गर्म पानी को कम दाब वाले बाष्पीकृत किया जाता है ताकि मीठा पानी प्राप्त किया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देश में कुल LTTD की स्थापना की है, जो कवाली, मिलिकाय, अगती, लक्षद्वीप में स्थापित है। इनकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से घरेलू और पर्यावरण के अनुकूल है, और प्रत्येक LTTD संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख लीटर समुद्री जल शुद्ध करने की है। इस तकनीक के द्वारा खारे पानी से 1 लीटर मीठा पानी बनाने में 19 पैसे का खर्च आता है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सऊदी अरब, UAE जैसे देश अपनी कुल पानी की मांग का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री जल का डिसैलिनेशन करके पूरा करते हैं। फिलहाल दुनिया भर में इसके लगभग 15,000 संयंत्र काम कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसके लिए 320 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। भारत के अंडमान, गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश में छोटे बड़े लगभग 175 संयंत्र चल रहे हैं। भारत में पहला संयंत्र अंडमान में लगाया गया था। मगर इन उपलब्धियों के बावजूद यह सवाल अपनी जगह है कि आखिर हम अपने उपलब्ध जल संसाधनों को सुरक्षित रखने, उनकी संतुलित उपयोग के बारे में कब गंभीर होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये होता है आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग अपना 100% दीजिए, तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा, याद रखिए।